अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड बताइए, क्या जवाब होगा आपका? आप सिर्फ दो नाम लेने वाले हैं, या तो पेप्सी या फिर कोका कोला। इन दोनों के अलावा शायद ही कोई नाम ऐसा होगा जो आपके जहन में आएगा या फिर आप जानते होंगे। ऑलमोस्ट 99% की पॉपुलेशन इन्हीं दो ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, स्प्राइट्स, माजा एक्सेट्रा कंज्यूम करती होंगी। बचपन से अब तक आपने सबसे ज्यादा पेप्सी और कोका कोला की ही एडवर्टीजमेंट को टीवी पर, न्यूज़पेपर्स पर, बस डिपो पर देखा होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ सालों में आपको यही कोल्ड ड्रिंक्स कहीं नजर नहीं आएंगे? आप भी सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते एक जनरेशन बूढ़ा हो गया वो कैसे गायब हो सकता है भला? लेकिन आप मानो या ना मानो, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कोक और पेप्सी की लहर के दौरान भी एक ड्रिंक आया था जो इंडिया द्वारा मैन्युफैक्चर था, जिसने एक दशक से ज्यादा तक इंडियन मार्केट पर सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी में राज किया था। मैं बात कर रहा हूँ कैंपा कोला का। ये वही कैंपा कोला है जो कि 70 के दशक में पूरी तरह से छाया हुआ था, लेकिन कुछ सालों में ही वो ब्रांड गुमनाम हो गया। लेकिन अब मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने कैंपा कोला को रीलॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जब लॉन्च होंगी तो ये सीधा टक्कर लेंगी इसी फील्ड के ग्लोबल जॉइंट्स कोका कोला और पेप्सिको जैसी बड़ी ब्रांड से। अगर कैंपा कोला को कोई और रीलॉन्च कर रहा होता तो शायद इस पर ज्यादा बात भी नहीं होती, क्योंकि कोक और पेप्सिको से टक्कर लेना तो दूर, उसके सामने खड़े होना भी आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि इसे अब रिलायंस ग्रुप लॉन्च करने वाली है, जो ऑलरेडी पहले भी कई सेक्टर्स में तबाही मचा चुकी है, इसी की वजह से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रिलायंस कोका कोला और पेप्सिको को खत्म कर देगा? इसे जानने से पहले हमें इन ब्रांड्स के इतिहास के बारे में जानना होगा, जिससे हम और आसानी से समझ पाएंगे। साल 1986 में जॉर्जिया के अटलांटा शहर में कोका कोला की पहली कोल्ड ड्रिंक लॉन्च हुई थी। साल 1950 में देश के आजाद होने के लगभग 2.5 से 3 साल बाद प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कंपनी के थ्रू कोका कोला को पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त कोका कोला ने इंडियन मार्केट में तो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की आंधी ला दी। लोग कोका कोला की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हुए। इसी वजह से भारत में इसने अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत सॉलिड कर लिया, अपने बिजनेस को बहुत अच्छा जमा लिया। हालांकि 1949 में ही पार्ले ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक ग्लू कोला लॉन्च करने का प्लान किया था, जिसका नाम बाद में बदलकर पार्ले कोला रख दिया गया। लेकिन इस ब्रांड ने अपना कुछ खास इंप्रेशन नहीं बनाया, इसी वजह से इसे उतनी लोकप्रियता भी नहीं मिली। अगले 24 सालों तक कोका कोला ने सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया पर राज किया। फिर साल 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने नया एक्ट लागू किया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी कंपनी जो फॉरेन की है और इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, उसे 2 मैंडेटरी कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। एक तो उसे अपने बिजनेस प्रॉफिट्स में से 60% तक का शेयर देना होगा, और दूसरा नेशन सिक्योरिटी के लिए अपने रेसिपी और टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी शेयर करने होंगे। कोका कोला ने पहली कंडीशन को तो एक्सेप्ट कर लिया, मगर दूसरी कंडीशन को एक्सेप्ट करना उनके लिहाज से थोड़ा रिस्की था, क्योंकि इससे नए कंपटीशन खड़े होने की पॉसिबिलिटी होती, और शायद यही सोचकर कोका कोला ने अपनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया। बस इसी वजह से साल 1977 में कोका कोला को देश से जाना पड़ा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा भारत की ही एक दूसरी कंपनी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के ऊपर। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने ही कोका कोला को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था, तो ऐसे में कोका कोला के सारे बॉटल्स मैन्युफैक्चर करना, ब्रांडिंग करना और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के ऊपर थी। कोका कोला के जाने के बाद इनका बिजनेस भी पूरी तरह ठप पड़ गया और लगभग 1800 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, आपदा के साथ अवसर हमेशा जुड़ा होता है। मार्केट की गैप को देखते हुए कैंपा कोला ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने का फैसला लिया। जब ये मार्केट में उतरी तो लोगों का भी खूब अच्छा फीडबैक मिला और लोगों ने इसे पसंद भी किया, और इसका मेन रीजन था इसके मार्केटिंग टैक्टिक्स और प्रोडक्ट टेस्ट। कैंपा कोला को यंगस्टर्स के बीच ज्यादा पॉपुलर करने के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और देखते देखते देश भर में इसकी 60 फैक्ट्रियां खुल गई। कोका कोला के जाने के बाद मार्केट में एक और ब्रांड आया था, जो था थम्स अप।
थम्स अप उस समय कैंपा कोला का एक मात्र कॉम्पिटिटर था, लेकिन साल 1991 में फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि साल 1991 में लिबरलाइजेशन के चलते गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को दोबारा से इंडिया में आकर अपना बिजनेस शुरू करने को अलाउ कर दिया। इससे देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी और लिबरलाइजेशन से फायदा होता कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट होती। इसके बाद इंडियन मार्केट में एक बार फिर दाखिल हुआ कोका कोला, क्योंकि जिस वजह से कोका कोला बाहर हुआ था, यानी जो कंडीशन थी इस बार वो कंडीशन खत्म हो चुकी थी। देश में कोई भी फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस सेटल कर सकती है। बस इसी विजन के साथ कोका कोला ने अपना कमबैक किया। तब तक पेप्सिको भी सॉफ्ट ड्रिंक का एक जाना माना ब्रांड बन गया था और साल 1991 जब इंडिया में कई इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे तो उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अंडर में पेप्सिको इंडियन मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहा था। राजीव गांधी पेप्सिको के सपोर्ट में थे, इसी वजह से इसे लिबरलाइजेशन से 2 साल पहले साल 1999 में ही एंट्री मिल गई, जिस वजह से पॉलिटिकल बवाल भी हुआ। जब कोका कोला ने भारत में वापसी की तो अपनी मार्केट पोजीशन को बढ़ाने के लिए उसने थम्स अप को एक्वायर कर लिया। अब मार्केट में 3 बड़े प्लेयर थे, कोका कोला, पेप्सिको और कैंपा कोला। 90s के दशक में तो जैसे कोला वार छिड़ गया था। कोका कोला और पेप्सिको लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही थी और कैंपा कोला धीरे धीरे गायब होने लगा और साल 2000 में इसके प्रोडक्शन को भी दिल्ली में बंद कर दिया गया। एक समय के बाद ये बस कुछ दुकानों तक ही सीमित रह गया, जबकि कोका कोला ने अपनी डिमांड और टेस्ट से लोगों को खूब इम्प्रेस किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था अपने ब्रांड्स का जमकर एडवर्टाइजिंग करना और इसने लोगों के जहन तक में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कैंपा कोला दोबारा से इंडियन मार्केट पर वो इम्पैक्ट डाल पाएगी जैसा उसने पहले कोका कोला के एब्सेंस में किया था। इसे मैं 5 पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप सब आसानी से समझ पाएंगे। पॉइंट 1, कैंपा कोला को रिलायंस ग्रुप ने करीब 22 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिससे अब ये ब्रांड रिलायंस का हो गया है। रिलायंस के इतिहास से भला कौन अनजान है। जिस भी सेक्टर में रिलायंस ने कदम रखा है उसमें धमाल मचाया है और अब इसके निशाने पर है FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG इंडिया की 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। पॉइंट 2, भले कैंपा कोला का पूरा कंट्रोल मुकेश अंबानी जी के हाथों में चला गया है, लेकिन कोका कोला और पेप्सिको जैसे पहले से इतने बड़े जायंट्स को टक्कर दे पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अगर आप कोका कोला की सिर्फ वैल्यूएशन चेक करते हो तो सच में हैरान रह जाओगे। 2022 के एंड तक इसने $98 बिलियन को रिपोर्ट करा है, यानी कि अगर कोका कोला के सामने खड़े रहना है तो पूरी तैयारी के साथ आना होगा। पॉइंट 3, रिलायंस के पास मार्केट एरिया बहुत ज्यादा है। इसके 15,000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं, जो कि 7,000 से भी ज्यादा शहरों में फैला हुआ है। इसके पूरी दुनिया में 400 से भी ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं और यही रीजन है कि अब रिलायंस अपने हर स्टोर से कैंपा कोला को लोगों तक पहुंचाएगा और ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा। पॉइंट 4, प्राइस पॉइंट एंड गुडविल पैटर्न। देखो, जब भी किसी दूसरे ब्रांड को किसी तीसरी कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है तो इससे उसकी जो गुडविल है उसका भी उसे बहुत फायदा मिलता है। अब जैसे अगर कैंपा कोला को कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेट खरीदता तो शायद इसका बहुत कम असर पड़ता, लेकिन अब क्योंकि इसे रिलायंस ने खरीदा है तो एक अलग ही इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा कैंपा कोला को पब्लिकली लॉन्च करने का प्लान तो वैसे अक्टूबर से करने का किया गया है, लेकिन जियो मार्ट जो कि रिलायंस की ऑफिशियल शॉपिंग ऐप है, यहाँ इसके बॉटल्स देखने शुरू हो गए हैं जिसके दाम कोका कोला और पेप्सी के मुकाबले करीब आधे हैं। पॉइंट 5, टी कृष्णा कुमार हैज बीन हायर्ड टू हैंडल कैंपा कोला। मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को हैंडल करने के लिए टी कृष्णा कुमार को हायर किया है और इसमें खास बात ये है कि इन्होंने लगभग 17 सालों तक कोका कोला में काम किया है, तो जाहिर सी बात है इनसे कैंपा कोला की किस्मत में चमत्कार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, अब जो भी होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अगर जियो जैसा कोई स्ट्रेटेजी वाकई में कैंपा कोला में काम करता है
तब तो कोका कोला को अपना रास्ता नापना होगा, लेकिन लोगों के सालों की आदत को एक पल में खत्म करना बहुत मुश्किल है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। अब आगे के कुछ समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या मुकेश अंबानी के रिलायंस का प्योर ड्रिंक्स ग्रुप को खरीदना और इसका कम बैक करने का फैसला सही साबित होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कैंपा कोला, कोका कोला और पेप्सिको को इंडियन मार्केट में टक्कर देने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।